So continuing with monopoly, so this is your lecture number 3 and we continue with our discussion of monopoly. देखो जो मोनोपोली की बात होती है, हमने कुछ की टेकअवेज जो मोनोपोली के थे वो ये थे कि प्राइस जो है हमारा मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। एमआर जो है वो एमसी के इक्वल होता है और एआर और एमआर मोनोपोली में इक्वल नहीं होता। देर इज अ मार्कअप विच इज गिवन बाय दिस एंड विच इज डिपेंडेंट ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Monopolist does not operate in the inelastic portion, and higher the elasticity, lower is the markup. सो ये कुछ टेक अवेज थे। उसके बाद हमने ऑल्सो भी स्टडीड की जो मोनोपोली प्रॉफिट्स है उसके सोर्सेस क्या होते हैं, सोर्सेस क्या है मोनोपोली के। देन फिर हमने कंपैरिजन करा परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली का, और हमने बात करी कि कैसे मोनोपोली में जो रिसोर्सेज हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कहाँ कहाँ ट्रांसफर होते थे, या तो हमारे पास मोनोपोली प्रॉफिट्स या डेड वेट लॉस। तो हमने पढ़ा कि कैसे रिसोर्सेज जो है वो ट्रांसफर होते हैं और कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो अनयूज्ड होते हैं जो किसी और चीज़ के लिए यूज हो सकते हैं। सो ये हमने बेसिक बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल का मोनोपोली पढ़ा। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मोनोपोली की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारे जब रिसर्च हुई थी तो हमने बोला था मोनोपोली का जो पावर है वो सिर्फ इट इज़ नॉट डिपेंडेंट कि कोई भी फर्म एक प्राइस ज़्यादा चार्ज कर सकती है। मोनोपोली के और भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिंगल फर्म हूँ, अब लेट्स टॉक विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोनोपोली एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। तो द एसेंशियल थिंग इज कि अगर इफ आई हैव अ मोनोपोली ओवर सम गुड, तो क्या मैं उसकी क्वालिटी बेटर करूंगी, वर्स करूंगी, या इट डज नॉट मैटर। सो अगर परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोली है, डज द मार्केट स्ट्रक्चर अफेक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी। सो इन दिस सेक्शन वी वांट टू एनालाइज दैट डिमांड इज नॉट जस्ट अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी कम होगी। प्राइस इज ऑल्सो योर इनवर्स डिमांड फंक्शन, और प्राइस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ क्वालिटी। अगर क्वालिटी हम एज अ मोनोपोलिस्ट एज अ परफेक्ट कंपटीशन फर्म हम क्वालिटी अपने कस्टमर्स को बेटर देंगे तो कस्टमर्स विल वांट टू गिव हायर प्राइस। तो हम जब ये क्वालिटी कंपोनेंट को इनकॉर्पोरेट करते हैं हमारे मार्केट डिमांड फंक्शन में, सो लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस दैट हैपन। तो ये हमारा क्या है, हमारा इनवर्स डिमांड फंक्शन है प्राइस। A price is not just a function of Q, it is a function of X, and X is the product quality. Suppose product quality is measurable. So we know that this is less than zero according to the law of demand. Now suppose this is greater than zero. Basically अगर क्वालिटी हम कस्टमर्स को बेटर देंगे तो वो ज़्यादा प्राइस देने को तैयार हैं। तो अब ये जो क्वालिटी है, एक तो ये है कि कस्टमर ज्यादा प्राइस है, दूसरा क्वालिटी जो है वो कंट्रोलेबल है। मोनोपोलिस्ट चूज करता है कि मुझे कितनी क्वालिटी जो है देनी है कस्टमर्स को। सो इन दिस केस देर आर टू चॉइस वेरिएबल्स क्यू एंड एक्स। मोनोपोलिस्ट चूज करता है कि मुझे कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, सेकंड मुझे कितनी प्रोडक्ट क्वालिटी लोगों को देनी है। सो फर्स्ट इस इक्वेशन को, ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है, कुछ चेंज नहीं है, बस ये जो कॉस्ट है और ये जो प्राइस है इट इज इन टर्म्स ऑफ क्यू एज वेल एज एक्स, राइट। सो इट इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। सिमिलरली हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वी गेट दिस इक्वेशन। इसमें जो मार्जिनल रेवेन्यू है इसको हम क्यू के रिस्पेक्ट में करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट योर, जब हम टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, कीपिंग क्वालिटी कांस्टेंट, एंड अगेन दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ total cost with respect to quantity keeping quality constant, right? Quality is kept constant, that is why it is del, not full differentiation. सेकेंड जो चॉइस वेरिएबल है वो है क्वालिटी। इसमें हम प्रॉफिट्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी प्रोडक्ट क्वालिटी डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो अब क्या आएगा, इनटू क्यू है, राइट। क्यू एज इट इज बाहर, और ये जो इनवर्स डिमांड फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें पता है ये वाला जो टर्म है दिस इज पॉजिटिव, minus cx. Cx is basically the differentiation of total cost with respect to quality. You equate it to zero and then you have this new equation. अब इस equation का interpretation करते हैं। So the first part of it is ये जो हम
Q into dp by d. This is nothing but this is the marginal revenue that a monopolist earns from increasing quality. तो naturally अगर क्वालिटी बढ़ाएंगे तो कोई भी मार्जिनल बायर एक ज्यादा प्राइस देना चाह रहा है, तो एक्स बढ़ेगा तो प्राइस ज्यादा देना चाह रहा है। इनटू क्यू मतलब कितने यूनिट्स, कितना प्राइस ज्यादा देना चाह रहा है वो, इट इज द फॉर द क्वांटिटी ही और शी इज बाइंग। दिस इज योर मोनोपोली क्वांटिटी। यहाँ पर हम क्यू एम रखेंगे और क्यू एम हम इस इक्वेशन से निकाल रहे हैं, मोनोपोली क्वांटिटी। जस्ट अ मिनट। So then you equated by CX. CX is basically एक क्वालिटी की यूनिट बढ़ाने के लिए मोनोपोलिस्ट का कितना खर्चा बढ़ता है। तो बेसिकली व्हाट दिस इक्वेशन शोज इज हियर, यहाँ पर ये जो स्टार वाली इक्वेशन है ये शो करती है कि अगर क्वालिटी आप एक यूनिट से बढ़ाएंगे तो उससे हमारा मोनोपोलिस्ट का रेवेन्यू कितने से बढ़ता है। दिस इज इक्वल टू नथिंग बट क्यू एम इंटू डेल पी बाय डेल एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू क्वालिटी बढ़ाएंगे तो कॉस्ट कितने से बढ़ती है। और इसको और अगर हम समझे, अगर हम ये वाले टर्म को समझे, दिस इज नथिंग बट एक यूनिट क्वांटिटी बढ़ाने से कितना प्राइस वो देना चाह रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट द मार्जिनल डिमांडर्स वैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी पर यूनिट। तो एक यूनिट क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसकी मार्जिनल डिमांडर, सो बेसिकली जो लास्ट कंज्यूमर है जो कंज्यूम कर रहा है उसकी क्या, अगर एक यूनिट से क्वांटिटी बढ़ा दे तो वो कितना पैसे उसके लिए बढ़ाने के लिए तैयार है। so this is the marginal demanders valuation of quality per unit into QM. Now you have ये diagram, it is just not given in the reading, I've just to show you that how it should look, and ये quality का equilibrium आ जाएगा इस केस में सेकंड से। अब ये तो था मोनोपोली का। अब माय एसेंशियल क्वेश्चन हियर इज, इससे हमारा एक एक्स स्टार आ गया और मेरा एक क्यू स्टार आ गया, राइट। सो माय क्वेश्चन इज कि क्या ऐसा होगा, हमें पता है दैट क्यू एम इज लेस देन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो क्वांटिटी है, सो विल एक्स विल ऑल्सो बी डिफरेंट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो द क्वेश्चन इज, विल a monopolist under produce quality or improve quality, or quality remains same as perfect competition. So this is what we want to analyze here. So essential question is, to reframe is, does market structure, what is market structure, monopoly or product, perfect competition, does market structure affect product quality? This is the question that we are going to analyze as we are moving forward. So इसके लिए अगर हम बात करें, सो देयर वाज वन ऑथर जिसने इस चीज पे काफी काम करा है। स्वान ने 1970s पे इस टॉपिक पे काफी काम करा है, उसने ये क्वेश्चन को काफी एनालाइज करा है। तो स्वान्स पेपर वाज अ ब्रेक थ्रू पेपर इन द सेंस, उससे पहले जो लिटरेचर थी दैट बिलीव्ड दैट मोनोपोलिस्ट विल अंडर प्रोड्यूस क्वालिटी। ऐसा क्यों? देखो, ज्यादातर जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ना एक तरह के गुड्स की बात करते हैं दैट आर ड्यूरेबल गुड्स। देखो क्वालिटी बहुत पैरामीटर्स पे होती है एंड ड्यूरेबिलिटी इज जस्ट वन ऑफ देम। बट अगर मैं ड्यूरेबल गुड्स की बात करूँ जो काफी टाइम तक चलते हैं, अगर मोनोपोलिस्ट उसकी क्वालिटी कम देगा, सपोज तुम्हारा रेफ्रिजरेटर 10 साल की जगह 6 साल में खराब हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सेलर है जिससे तुम बाय करोगे, दैट इज मोनोपोलिस्ट। तो क्या उसके पास इंसेंटिव नहीं है कि वो अंडर प्रोड्यूस करे क्वालिटी? इट हैज एन इंसेंटिव, राइट। तो 1970 से पहले, स्वान के पेपर से पहले हम ये मानते थे कि मोनोपोलिस्ट यूजुअली जो क्वालिटी प्रोड्यूस करता है वो परफेक्ट कंपटीशन से थोड़ा से कम अच्छी प्रोड्यूस करेगा इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी एटलीस्ट। तो ये एजम्पशन थी। बट जब स्वान आया
तो ही चेंज द होल डायनामिक्स. योर रीडिंग्स इज नॉट मच क्लियर ऑन दिस, but I have also referred to some points from Swan. I have just added some things for better clarity. Now let's, ये तो था theoretical. Swan ने क्या changes करे? Swan ने बोला नहीं नहीं ये हमेशा true नहीं होगा, it can be something different. So Swan के ये changes करने से पहले how does the things look, and let's solve these things mathematically. अब जो हमने एनालिसिस किया था मोनोपोलिस्ट, अब हम सेम एनालिसिस प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन के लिए करते हैं. अब देखो परफेक्ट कंपटीशन में हम प्रॉफिट्स नहीं मैक्सिमाइज करते. परफेक्ट कंपटीशन वेलफेयर मैक्सिमाइज करता है. तो परफेक्ट कंपटीशन में सपोज ये क्यू स्टार प्रोड्यूस हुआ, क्यू स्टार पी इज इक्वल टू एम सी से हमारा क्यू स्टार निकल आता है. अब सोशल परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म है वो क्या मैक्सिमाइज कर रही है? सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज कर रही है. तो अब इस केस में दिस इज द डिमांड फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, राइट. सो अप टू 0 टू क्यू स्टार, ये जो कंज्यूमर सरप्लस है इस केस में ये है माइनस कॉस्ट. यानी ये पुराने जब हमने केस में करा था, जब हमने प्राइस के टर्म्स में करा था, तो हमने क्या करा था? T0 से इंफिनिटी एंड दिस वाज योर डिमांड फंक्शन, एंड ये डीपी के टर्म्स में करा था. अब हम क्वांटिटी के टर्म्स में कर रहे हैं, तो हम क्या करें? एरिया बिलो द डिमांड कर्व माइनस दिस प्राइस, राइट. सो ये तुम्हारा एक तरह से कंज्यूमर सरप्लस या सोशल वेलफेयर है. तो फर्म का जो मोटिव ये है, अगर हमारा सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करना है तो हम क्या क्वांटिटी चूज करेंगे? क्वांटिटी हमें पता है कि P इज इक्वल टू एम सी से हमारा क्यू स्टार आ जाएगा. क्वालिटी का हम क्या लेवल चूज करेंगे? तो सोशल वेलफेयर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट. तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सेम है. यहाँ पर P की जगह पी एक्स है. पी एक्स बेसिकली इट इज नथिंग बट इनवर्स डिमांड फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम. अब इसको इस वाली इक्वेशन में पुरानी इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए वी डिफाइन एवरेज क्वालिटी. तो ये जो एवरेज क्वालिटी डिफाइंड है, ये रिसर्च पेपर्स में ऑलरेडी डिफाइंड है, हमने खुद से कुछ नहीं किया. तो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन है. ये अगर मैं इस वाले टर्म को देखो, पी एक्स है यहाँ पर भी, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ, कंपेयर ए एंड बी, तो यहाँ पर एक बस डिनोमिनेटर में क्यू फालतू है, राइट. सो अब मैं क्या करती हूँ? इस क्यू को ऊपर ले जाती हूँ. आई जस्ट शिफ्ट दिस. सो व्हाट आई गेट इज आई गेट एन एक्सप्रेशन फॉर अ टर्म इन ए. ये मेरे पास एक आंसर आ गया. सो व्हाट आई एम एसेंशियली डूइंग इज आई एम पुटिंग माई बी इन दिस. सो व्हाट आई एम डूइंग इज यहाँ ले गए तो मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया. सो यू पुट द वैल्यू ऑफ बी इन ए. सो वो वाला टर्म अगर मैंने यहाँ पुट करा, सो यू गेट दिस इक्वेशन. सॉल्व करके हमारे पास एक आंसर आया. इसमें हमारे पास क्या आंसर आया? एवरेज क्वालिटी इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एम सी एक्स. दिस इज वेयर द परफेक्ट कंपटीशन फर्म चूजेस द क्वालिटी. नाउ लेट्स कंपेयर दिस विद द मोनोपोलिस्ट. जब हमारा मोनोपोलिस्ट का आया था तो ये आया था मार्जिनल वैल्यूएशन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ क्वालिटी. लेट्स सी, यहाँ पर इक्वेशन होगी हमारी, राइट. दिस वाज द सॉल्विंग. सो ये मार्जिनल डिमांडर्स वैल्यूएशन आप देख रहे हो कि यानी एक यूनिट बढ़ाने के लिए वो कितना एक्स्ट्रा प्राइस देना चाह रहा है. दिस टर्म यू सी. सो यहाँ पर मार्जिनल वैल्यूएशन was compared to your Q, was compared to your MC X, और यहाँ पर एवरेज वैल्यूएशन ऑफ X इज कंपेयर टू MC X. सो उसमें हम डिसीजन लेने के लिए, जब हम यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आपका क्या है? dp बाय dx इंटू योर क्वांटिटी, एंड विच क्वांटिटी? मोनोपोलिस्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू MC X. और यहाँ पर जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ एवरेज है. एवरेज AV इंटू QC, क्वांटिटी अलग है, MC X. सो यू सी यहाँ पर डिफरेंशिएशन है एट व्हाट क्वांटिटी? एट मोनोपोलिस्ट का क्वांटिटी, और यहाँ पर एवरेज है. तो यहाँ पर जो क्वालिटी बेसिकली वो क्वालिटी चूज कर रहा है जहां पर कंज्यूमर सरप्लस जो है वो मेरा मैक्सिमाइज हो, राइट.
सो बेसिकली वो एवरेज जो क्वालिटी लेवल है उसको अपग्रेड कर रहा है, यहाँ पर वो सिर्फ मार्जिनल लेवल को अपग्रेड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 कंज्यूमर्स बाय कर रहे हैं, तो ये जो फिफ्थ कंज्यूमर है, अगर क्वालिटी 1 यूनिट से बढ़ाएंगे तो ये फिफ्थ कंज्यूमर कितना उसके लिए देना चाह रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट देना चाह रहा है, मोनोपोलिस्ट वो मैक्सिमाइज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन फर्म क्या करिए, अगर वो 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जो फर्स्ट कंज्यूमर है उसके लिए भी क्वालिटी मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सेकंड के लिए भी, और फिफ्थ तक हर कंज्यूमर की जो क्वालिटी है उसका एवरेज मैक्सिमाइज कर रहा है, एज कम्पेयर टू monopolist who is trying to maximize the his profits. And when will his profits maximize? जब वो लास्ट यूनिट क्यूएम यूनिट पे जो मार्जिनल बेसिकली जो मार्जिनल कंज्यूमर है वो जितना एक्स्ट्रा प्राइस देना चाह रहा है दैट इज इक्वल टू उस यूनिट को प्रोवाइड करने की कॉस्ट। सो दैट वे इक्वेशंस आर डिफरेंट। सो इसका मतलब एक कंक्लूजन साफ साफ आती है कि तुम्हारा ये जो इक्वेशंस है आर डिफरेंट। हमारा एवरेज वैल्यूएशन इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल वैल्यूएशन, राइट? एंड इन सम केसेस इट माइट बी इक्वल। सो they might be equal, they might not be equal. So that means there is a possibility that quality provided by perfect competition and monopoly might be different. And in fact, in the पेपर्स प्री 1970, स्वैन के आने से पहले सारे पेपर्स यही कहते थे कि क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है, मोनोपोली अंडर प्रोड्यूस करता है क्वालिटी। बट फिर स्वैन आता है, स्वैन बोलता है कि जरूर ठीक है, आपने बोला ये दोनों अलग है, मोनोपोलिस्ट अंडर प्रोड्यूस करता है, बट स्वैन ने क्या करा, जब हमने ये जो इनिशियल फंक्शंस बनाए, ये जो आपने डिमांड फंक्शन बनाया यहाँ पर, राइट, उसने कुछ चेंजेस करे यूटिलिटी फंक्शन में, डिमांड फंक्शन ने, और उसने ऐसा दिखाया दैट देयर आर सम गुड्स फॉर विच दिस इज इक्वल। सो दैट मीन्स मार्केट स्ट्रक्चर वोंट अफेक्ट क्वालिटी। तो ये जो रिजल्ट आया था हमारा दैट ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, दिस इज फॉर पर्टिकुलर एजम्पशंस ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। बट क्या करा स्वैन ने, स्वैन ने कुछ डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शंस दे के ये दिखा दिया कि ये भी हो सकता है कि ये दोनों इक्वल है और हेयर्स क्वालिटी इज डिफरेंट। सो इट स्टार्ट्स द होल concept starts with Swan 1970 analyzes quality differences according to market structure। और जब स्वैन ने क्वालिटी की बात करी तो उसने ड्यूरेबिलिटी के टर्म्स में बात करी क्वालिटी की। एंड हाउ सो स्वैन का पूरा एनालिसिस देखते हैं, उसकी समरी देखते हैं। डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज द डिमांड फॉर फ्लो ऑफ सर्विसेज फॉर सेवरल पीरियड्स। तो बेसिकली ड्यूरेबल गुड एक ऐसा गुड नहीं है जो एक टाइम पीरियड पे यूज होकर खत्म हो जाता है, ड्यूरेबल गुड ऐसा है जो सेवरल टाइम पीरियड्स जो है चलता है। तो जब ड्यूरेबल गुड्स जो सेवरल टाइम पीरियड्स चलता है, तो यानी कि उसका मतलब है ऑब्वियसली जो सेवरल टाइम पीरियड चलेगा तो मोनोपोलिस्ट के पास इंसेंटिव है कि उसको अंडर प्रोड्यूस करे। बट स्वैन बोलता है कि जरूरी नहीं है। क्यों? स्वैन सबसे पहले अपनी इंडिपेंडेंस अजम्पशन से शुरू करता है। ही सेज आउटपुट डिसीजंस, आउटपुट डिसीजन यानी कि कितना प्रोड्यूस करना है, कैन बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम डिसीजंस अबाउट प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी। तो जरूरी नहीं है आउटपुट डिसीजन यानी कि एक मोनोपोली कम प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, एक परफेक्ट कंपटीशन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। सो इट हैज नथिंग टू डू विद द मार्केट स्ट्रक्चर, बेसिकली इट इज डिफरेंट। तो कितना आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, इट इज अ वेरी डिफरेंट डिसीजन, एंड आप कितना ड्यूरेबिलिटी दे रहे हो, इट इज अ वेरी डिफरेंट। तो ये उसने एजम्पशन करी, इंडिपेंडेंस एजम्पशन, जिस वजह से उसके जो रिजल्ट्स थे वो कुछ ऐसे आए, ठीक है। उसके रिजल्ट्स ऐसे आए कि सपोज अगर हम कुछ गुड्स कर रहे हैं लाइट बल्ब्स जैसे, अब इसमें क्या होता है कि अगर मोनोपोली है या परफेक्ट कंपटीशन है तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है यानी कि प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो सेम आती है। Independent results continues to hold even when goods deteriorate smoothly, even if a constant. Okay. So in this case, quality remains the same.
नाउ दिस थिंग, सो बेसिकली उसने क्या अपने इक्वेशंस में चेंज करके इंडिपेंडेंस assumption उसने क्या दिखाया कि मार्केट स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट ड्यूरेबिलिटी को। और ये उसने लाइट बल्ब्स के केस में दिखाया। अब उसने ये भी बोला कि इवन कुछ ऐसे गुड्स हैं जैसे पेंट है, राइट। अब पेंट इज अ गुड जिसका जिसका क्वालिटी अगर मोनोपोली है, अगर वो कम अच्छा देंगे तो जल्दी जल्दी रिप्लेस होगा, लेकिन ही सेज दैट अगर क्वालिटी कम देगा तो कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे फॉर द पेंट वुड ऑल्सो बी लेस, राइट, बिकॉज यू सी डीपी बाई डीएक्स इज पॉजिटिव। सो ही सेज दैट इन सच काइंड ऑफ गुड्स जहां पर ड्यूटेरेशन स्मूथली हो रही है और फटाफट से रिप्लेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक मोनोपोलिस्ट है उससे पेंट कराया और हाफ पेंट स्पॉइल हो गया, तो आप फटाफट से यू विल वांट द मोनोपोलिस्ट टू पेंट अगेन, राइट। सो इस तरह के गुड्स में उसने कुछ ऐसी एजम्पशंस ली कि कौन सी मैथमेटिकल एजम्पशंस ली दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर योर कोर्स, बट दिस ही प्रूव दैट इन सच केस मार्केट स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट योर ड्यूरेबिलिटी। बट देन उसने ये बोला कि देर आर सर्टन गुड्स जैसे रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर एक ऐसा गुड है जो जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अलग तरह की है। पेंट कैसा है कि अगर लाइट बल्ब कैसा है कि उसकी जो क्वालिटी है, दैट इज वन थिंग, वो उसकी कितनी लाइट दे रही है, ये सब जो क्वालिटी है वो सेम रहेगी हर बल्ब में, बट ड्यूरेबिलिटी कैन बी डिफरेंट। बट इन केस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर व्हाट हैपेंस इज, रेफ्रिजरेटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी आर लिंक्ड। तो सपोज मोनोपोलिस्ट सोचता है कि मैं इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो कम कर देता हूँ। अब जैसे ही वो ड्यूरेबिलिटी कम करता है, रेफ्रिजरेटर एक ऐसी चीज है उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। क्वालिटी कम होती है तो उससे व्हाट विल हैपन इज फ्रिज जल्दी खराब पूरा नहीं होगा, हो सकता है कि उसका कंप्रेसर खराब हो जाए, हो सकता है उसकी जो कूलिंग की क्वालिटी है वो कम हो जाए। तो अब इस सिचुएशन में जो मार्केट स्ट्रक्चर है दैट विल अफेक्ट योर durability and quality. In this case, why? Because durability and quality are linked. So he said that there are certain kind of goods जहां पर monopolist and perfect competition की जो quality है, just like in case of refrigerator, they differ. But however, the whole purpose of his investigation was that जरूरी नहीं है कि हमेशा मोनोपोलिस्ट जो है वो अंडर प्रोड्यूस करेगा क्वालिटी, विच वॉज एन एजम्पशन बिफोर 1970। तो 1970s में अभी हमने ये जो एमवी और एवी वाली चीजें दिखाई, हमने देखा ये इक्वल नहीं है, तो दोनों की जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो काफी डिफरेंट होगा। और 1970 से पहले हम मानते ही थे कि मोनोपोलिस्ट की जो क्वालिटी है वो अंडर डिटरमाइन होगी। फिर स्वैन आता है 1970s में, वो क्या करता है, वो अपने डिमांड फंक्शंस में, वो अपने एवी एमवी फंक्शंस में कुछ ऐसा शो करता है, ऐसे चेंजेस करता है कि वो बताता है कि, और वो किस हिसाब से चेंज करता है कि किस हिसाब से वो गुड्स की ड्यूरेबिलिटी जो है डिक्लाइन होती है। हर गुड का टाइप अलग है, हर गुड का ड्यूटेरेशन का टाइप अलग है, पेंट का ड्यूटेरेशन का टाइप अलग है, लाइट बल्ब अलग तरह से खराब होता है, रेफ्रिजरेटर अलग तरह से खराब होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ गुड, द टाइप ऑफ ड्यूटोरेशन दैट द गुड फेसेस, दैट एक्चुअली डिटरमाइंस कि अंडर प्रोडक्शन होगी क्वालिटी की उस गुड में या नहीं। तो फिर उसने ये दिखाया कि दैट उसने एक इंडिपेंडेंस एजम्पशन ली, एक एक रिजल्ट दिखाया जिसमें उसने बोला मार्केट स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट ड्यूरेबिलिटी। उसने उससे पहले वाले जो भी मोनोपोलिस्ट के अगेंस्ट क्वालिटी में बातें थी उसको गलत प्रूफ करते हुए बोला। उसके बाद उसने कुछ गुड्स का एग्जाम्पल लिया जिसमें क्वालिटी प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन हो या मोनोपोली हो, क्वालिटी सेम रहती है। उसने कुछ कंडीशंस दी। सो बेसिकली दैट इज द टाइप ऑफ ड्यूरेशन दैट अफेक्ट्स योर प्रोडक्ट, दैट वेदर दिस विल रिजल्ट विल होल्ड ट्रू और नॉट। और उसने ये भी बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो मोनोपोलिस्ट और परफेक्ट कंपटीशन की अलग हो, बट हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी एंड सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टाइम इनकंसिस्टेंसी। जैसे ही ड्यूरेबिलिटी की बात आती है तो ड्यूरेबिलिटी की बात तब आती है क्योंकि ये गुड जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चलेगा। ऐसा नहीं है आज आपने लिया और आज ही यूज कर लिया।
रेफ्रिजरेटर का एक फ्लो ऑफ सर्विसेज है, एक पर्टिकुलर टाइप पीरियड के लिए इट विल हैपन। सो नाउ कोर्स कम्स इन, और कोर्स कहता है कि व्हाट विल हैपन इन दिस केस, कि कोई भी गुड जब ड्यूरेबल है और उस पे वो मल्टीपल टाइप पीरियड्स के लिए चल रहा है, तो इसमें मोनोपोली का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। को व्हाई डिड कोर्स से दैट, लेट्स एनालाइज। सो ही सेज कि सपोज एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड 1। अब मोनोपोली ने क्या करा, क्यूएम क्वांटिटी प्रोड्यूस करी पीएम प्राइस पे, राइट, और कुछ प्रॉफिट्स अर्न कर लिए। अब क्या है, गुड ड्यूटेरेट होना स्टार्ट हुआ है, राइट, देर इज अ टाइम पीरियड जब तक ये गुड चलेगा, और T2 टाइम पीरियड में उस गुड की जो है वापस डिमांड हो जाएगी। तो क्या ये जो फ्लो ऑफ सर्विसेज है, जब तक गुड खराब नहीं हो रहा तो मोनोपोलिस्ट कोई कोई क्वांटिटी नहीं बेचेगा? दैट इज द क्वेश्चन। तो इस केस में क्योंकि एक टाइम लैग है जब तक प्रोडक्ट खराब होगा और आपको दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड आएगी, मोनोपोलिस्ट के पास एक इंसेंटिव है कि वो प्राइस को थोड़ा सा कम करके मार्केट में और बेच दे, क्योंकि जैसे ही प्राइस कम होगा, डिमांड वो लोग भी करेंगे जो जिनकी वैल्यू, जो लो वैल्यू कस्टमर्स है, जो गुड की वैल्यू कम करते हैं, उनकी डिमांड भी आएगी। तो वो को सेज कि दैट्स वाई जब भी ये टाइम इनकंसिस्टेंसी होती है, बेसिकली एक प्रोडक्ट आज खरीदा गया है तो वो एक टाइम पीरियड के लिए कंज्यूम होता है, तो at that time uh, it is not optimum for a monopolist not to reduce price. So in this case it will reduce price and monopoly is likely to fail. But अब जब टाइम पीरियड 2 में हम आते हैं, तो मोनोपोलिस्ट ने, अब लोगों को पता लग गया पहले कि ये बाद में मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस कम करेगा, उनको पता लग गया है कि ये पैटर्न होता है। अब क्या होगा, लोग जब यहाँ पर बात आती है तो वो लोग टाइम पीरियड 1 में खरीदेंगे ही नहीं, वो वेट करेंगे कि मोनोपोलिस्ट प्राइस कम करेगा तो हम खरीदेंगे। तो इस तरह से ये जो मार्केट है ये फेल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कोस। तो कोस कहता है इसका सॉल्यूशन क्या है, कि फॉर एग्जाम्पल हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स बेचे, अब प्रिंटर्स की क्यूएम क्वांटिटी बेची पीएम। अब फर्स्ट मार्केट जो है लूज हो जाएगी ये टाइम पीरियड 1, जब तक प्रिंटर्स खराब नहीं होते, कोई डिमांड नहीं आएगी। तो अब क्या करेंगे, प्रिंटर जो सेल कर रहा है उसके पास एक इंसेंटिव है जान पूछ के प्रिंटर जो है वो लेस क्वालिटी का प्रोड्यूस करे। वन थिंग इज दिस कि क्योंकि टाइम पीरियड 2 में अब डिमांड आएगी, दूसरा वो प्राइस को कट कर दे, और तीसरा व्हाट ही डूज इज कि प्रिंटर का जो इंक का प्राइस है वो बहुत बढ़ा दे। उससे क्या होगा, जैसे ही इंक का प्राइस बढ़ेगा लोग कहेंगे कि rather देन बाइंग द इंक, मैं एक नया प्रिंटर ही खरीद लेता हूँ, राइट। सो इस केस में क्रेडिबिलिटी जो प्रिंटर है का ओनर है वो लूज कर जाता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में ये मार्केट मोनोपोली चलना बहुत मुश्किल है। इसका सॉल्यूशन क्या देता है कोर्स, अगर प्रिंटर का जो सेलर है वो एक क्रेडिबल दे दे कि इस टाइम पीरियड तक अगर आपके प्रिंटर में कोई भी खराबी आती है तो मैं आपको वारंटी देता हूँ, यानी कि उसने अपनी क्वालिटी को अंडर प्रोड्यूस नहीं करा। मोनोपोलिस्ट ने एक गारंटी दे दी कि इस वारंटी देने का मतलब सिर्फ यही है, क्योंकि अगर मुझे पता अगर मैं क्वालिटी कम प्रोड्यूस कर रही हूँ मैं ये वारंटी कभी नहीं दूंगी। सो मैं आपको बता रही हूँ कि आपका प्रोडक्ट अगर खराब हुआ आई एम गिविंग यू द वारंटी। और फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ कि टाइम पीरियड 1 में तो मैंने वारंटी प्रोडक्ट्स, ये जो लो वैल्यू कस्टमर्स को मैंने सेल करा, मैं उनको वारंटी नहीं दूंगी, राइट। इनको वारंटी इसलिए दूंगी क्यों, क्योंकि आई एम सेलिंग देम एट अ हायर प्राइस। सो दैट वे मेरी क्रेडिबिलिटी मार्केट में मेंटेन रहती है। तो कोर्स कहता है कि अगर मोनोपोली ये क्रेडिबिलिटी मेंटेन कर सकती है कि वो प्राइस अंडरकट नहीं करेगी, वो क्वालिटी बेसिकली क्वालिटी डिटोरेट नहीं करेगी, तो तभी मोनोपोली जो है मल्टीपल टाइम पीरियड्स, जब यहाँ पर टाइम इनकंसिस्टेंसी है, उसमें सरवाइव कर पाएगी। अदरवाइज इट इज वेरी इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जस्ट अ मिनट, पेज टू ट्रैश। Now, next topic. This was all about your product durability, time inconsistency. A lot of studies have been done on these topics, and only a little portion is there, and it is there with missing mathematical links. So that's why sometimes understanding things without mathematical
Link is a little tough. So what I've tried covering those missing links that were there in the readings, but still, in case you have any problem in the inconsistency part on the durability part, you can let me know. I'll try to clear as much as possible. Now we move to the next topic of monopoly. Fairly easy one. Price discrimination. अब मोनोपोलिस्ट जो है एक सिंगल प्राइस चार्ज कर रहा है सब कंज्यूमर से, पीएम। लेकिन मोनोपोलिस्ट का जो काम है वो मैक्सिमम करना है प्रॉफिट्स। इट इज नॉट लाइक परफेक्ट कंपटीशन कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस पे। उसका कंट्रोल है प्राइस पे। तो अगर मैं सपोज मेरा कंट्रोल है प्राइस पे और मैं मैक्सिमाइज कर सकती हूँ प्रॉफिट्स, और गवर्नमेंट क्या है कि मुझे एक अलाउंस देती है, मुझे कहती है कि सपोज आई हैव द राइट टू चार्ज डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट पीपल। सो बेसिकली हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि हम डिफरेंट प्राइजेस कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि हर कस्टमर से उसकी मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे चार्ज करो। सो इस केस में क्या होगा कि सपोज कोई भी कस्टमर का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे 1000 है, इससे 1000 चार्ज कर लो। अब कोई कस्टमर है जो 900 पे तो खरीद लेगा, 1000 पे नहीं खरीदेगा, तो उससे 900 से ले लो। एज लॉन्ग एज योर प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट, एज लॉन्ग एज हमें कोई लॉस नहीं हो रहे, इट इज ऑलवेज यूजफुल टू सर्व एनी एडिशनल कंज्यूमर। तो सपोज ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। तो ये क्वांटिटी हम किस रेट पे बेचेंगे, P1। ये क्वांटिटी बेचने के लिए हम ये जो एडिशनल यूनिट्स है दैट इज Q2 माइनस Q1, इसको हम P2 के रेट में बेचेंगे, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी ज्यादा बेचने के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। और कब तक, क्या मैं ये प्राइस कभी भी चार्ज करूंगी, नहीं, क्योंकि इसमें क्या है मेरी कॉस्ट नहीं कवर हो रही, तो ये प्राइस मैं कभी नहीं चार्ज करूंगी। आई विल ओनली सर्व अंटिल दिस नंबर ऑफ कस्टमर्स, और हर कस्टमर से, ये वाले कस्टमर से मैं इतना प्राइस चार्ज कर रही हूँ, इतना कस्टमर से इतना। सो बहुत छोटे छोटे ये एरियाज बन जाएंगे, अंटिल विच पॉइंट, अंटिल क्वांटिटी दिस मच। सो इन दिस केस सबसे ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस है। कंज्यूमर्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उनमें दे अर्न जीरो कंज्यूमर सरप्लस इन दिस केस। और मोनोपोलिस्ट का जो प्रॉफिट्स है परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट्स दैट एनी वन कैन अर्न। नाउ नेक्स्ट वी हैव एन एग्जाम्पल कि इस केस में what will be the consumer surplus and so on. So in this case this is the demand curve। अब इस केस में मोनोपोलिस्ट कितना प्रोड्यूस करेगा जब तक P इज इक्वल टू MC। मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। अब हम क्या करते हैं, प्राइस और MC को इक्वेट कर देते हैं, राइट। लेट्स डू दैट। 100 माइनस Q बाय 20। 2000। सो यू हैव दिस क्वांटिटी जब आपने इक्वेट करा। अब यही क्वांटिटी को प्राइस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या आएगा, 100 माइनस, इसको एवरेज ये ले लेते हैं। अगर आप सॉल्व करोगे, करके देख लेना, यू विल गेट दिस। So now you have the price, you have the quantity. Now coming back to this, what will be the profits of the monopolist in this case? Now when you have the, this is that price at until which he will supply. This is not the price he charges to every consumer. This is the price that he charges to the last consumer. This is the marginal cost, right? क्योंकि price तो वो हर किसी से अलग अलग ले रहा है, right? So now how do you find the revenue in this case? Let's do that. ये हमारा डिमांड फंक्शन है, गिवन है। इज इट अ लीनियर वन? या इट इज अ लीनियर वन। सो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 66.6, right now this is coming out to be 666।
So now I want this area. So how do I find this area? This is the entire area which is the profits of the monopolist. So what we do is first we find the area under the demand curve, this area, and then we subtract this area. So ये जो पूरा area आ जाएगा ये monopolist का profit होगा under perfect price discrimination. So let's do that. 0 to Q star. So this was it. ये Q star हमने करा तो ये area under this. So 100 minus Q by 20 into DQ. तो ये वाला जो एरिया क्यू की टर्म्स में हम जो इंटीग्रेशन करते हैं वो क्यू की टर्म्स में, अगर प्राइस के टर्म्स में करोगे तो देन वी हैव टू टेक दिस प्राइस एंड एरिया अंडर दिस. सो उसका भी अपना अलग तरीका, बट वी आर स्टिकिंग टू दिस, सो लेट्स नॉट कंफ्यूज, लेट्स डू इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ओनली. नाउ दिस इज द प्राइस. इसको डी क्यू के रिस्पेक्ट में जब हमने डिफ्रेंशिएट करा तो यहाँ पर क्वांटिटी हमने निकाल ली है, दैट इज इट. तो आपका ये आ गया, ये पूरा एरिया आया है, अभी ये पूरा एरिया आया है. अभी वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस लोअर वन. सो हाउ डू वी डू दैट? कॉस्ट निकालेंगे किस आउटपुट लेवल पे? एट आउटपुट लेवल दिस मच वी विल फाइंड द कॉस्ट. So when we find the cost, we have this cost function which was given to us, and it is given to us, so we have the cost, so profits are this. So this is how we find profits under perfect price discrimination. Why it is different? Because इस केस में आप डायरेक्टली ये एरिया नहीं निकालेंगे, आप इंटीग्रेशन से निकालेंगे, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, राइट? बिकॉज ये पर कस्टमर बढ़ा रहा है अपना क्वांटिटी और प्राइस कम कर रहा है हर कस्टमर के लिए. सो दिस इज हाउ इट इज डन मैथमेटिकली. सो दिस वॉज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अब प्रॉब्लम क्या है, इसके कुछ क्रिटिसिजम्स है. एक तो ये एथिकल नहीं है, वो तो चलो एक अलग बात है, मोनोपोली की एथिकल पॉइंट पे हम नहीं जा रहे. अगर हम फिजिबिलिटी की भी बात करें तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं हर कंज्यूमर का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे निकाल पाऊं? नहीं, आई कैन नॉट डू दैट. आई डू नॉट नो फॉर ईच कंज्यूमर. इट इज इट विल कम विद अ लॉट ऑफ हैसल्स एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. तो इस वजह से हमारे पास दूसरी तरह की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्राइजेस तय करते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए. इसको हम ऐसे समझते हैं कि आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मैं एक गुड प्रोड्यूस करती हूँ. अब क्या है, मेरा गुड दो ब्लॉक्स में जाता है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी. अब द प्रोडक्ट दैट आई एम प्रोड्यूसिंग इज हैंडबैग्स. अब हैंडबैग्स यहाँ पर जब ए सोसाइटी में जा रहे हैं, इनकी जो इलास्टिसिटी है हैंडबैग्स की वो बहुत हाई है. हाई मीन्स अगर मैं इनको महंगा हैंडबैग दूंगी तो ये लोग नहीं खरीदेंगे, डिमांड बहुत कम हो जाएगी. बी में जो हैंडबैग्स की डिमांड है वो लेस इलास्टिक है. बेसिकली अगर मैं इनको, ये बहुत ही एक पॉश लोकेलिटी है, इनको मैं महंगे से महंगा हैंडबैग दूंगी तो ये लोग खरीद लेंगे, राइट? तो नेचुरली अगर मेरे पास गवर्नमेंट मुझे नहीं रोकती प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए एज अ मोनोपोलिस्ट, और मेरा काम है अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना, तो मैं ब्लॉक ए में सस्ता बेचूंगी, लो प्राइस, और ब्लॉक बी में हाई प्राइस बेचूंगी, राइट? Because I can choose my price, I can choose my customer, I am a monopolist and I am allowed to price discriminate. अगर मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने के लिए अलाउ नहीं होती तब वो वाला सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ आई एम अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कस्टमर्स. और नेचुरल जोग्राफिकल डिवीजन भी है, ए ब्लॉक अलग है, बी ब्लॉक अलग है, और हम एज्यूम करेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि लो प्राइस से खरीद के कोई हाई प्राइस का बेच देगा. आर्बिट्राज की पॉसिबिलिटीज अब एज्यूम करते हैं नहीं है. So इस केस में what will be the monopoly equilibrium? Let's analyze. अगेन हम क्या प्राइस चार्ज होगा दोनों गुड्स में? एक तो देखो सिंपल तरीका है, एम आर इज इक्वल टू एम सी, उसके लिए हमें कितनी इक्वेशंस चाहिए. बट यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेशन जो सारी हमारी हो रही है वो इलास्टिसिटीज के बेसिस में हो रही है. जो मार्केट्स का डिवीजन है वो इलास्टिसिटीज के बेस में हो रहा है, विलिंगनेस टू पे में हो रहा है. तो यहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्टली इन्वर्स इलास्टिसिटी रूल लेकर आएंगे और यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल जाएगी. दिस इक्वेशन नंबर वन, दिस इक्वेशन नंबर टू.
अब हमें एज्यूम कर रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट तो दोनों मार्केट्स में जो है वो सेम ही है, तो ये दो इक्वेशंस मिलेंगे एक्चुअली, ये वाला एंड ये वाला। अब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट दोनों मार्केट्स में सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम देखेंगे तो यू इक्वेट द मार्जिनल कॉस्ट एंड देन यू हैव अ प्राइस रेशियो। तो इक्विलिब्रियम में प्राइस इन मार्केट नंबर वन अपॉन प्राइस इन मार्केट नंबर टू, इट इज दिस। तो अब एज्यूम करें कि मार्केट नंबर वन में ये इलास्टिसिटी है, मार्केट नंबर टू में, तो ये हमारे पास ये आता है आंसर। अगर ये -2 है, ये -2 है, विच डिमांड इज मोर इलास्टिक हेयर? तो यानी दे आर मोर सेंसिटिव टू प्राइस, राइट? सो वी कैनॉट चार्ज मोर टू देम। इसका मतलब इलास्टिसिटी जब ज्यादा है तो हम लेस प्राइस चार्ज करेंगे। दैट इज एक्चुअली द रिजल्ट। जो प्राइस मार्केट नंबर वन में है, वी कैन चार्ज 4/3, दैट इज सम 1 पॉइंट सम प्राइस, 1.33, जितना हम मार्केट नंबर टू में चार्ज करते हैं वन में, उसका थोड़ा सा ज्यादा हम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिमांड है दैट इज लेस इलास्टिक एज कंपेयर टू मार्केट नंबर टू। सो प्राइसेस विल बी हायर इन लेस इलास्टिक, दैट इज मार्केट नंबर वन। सो नाउ अब एक एग्जांपल है, हमें दो मार्केट्स गिवन है, दोनों का डिमांड फंक्शन अलग है। डिमांड अलग है तभी तो इलास्टिसिटी भी अलग है दोनों मार्केट्स की, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट दोनों मार्केट्स का सेम है। तो मार्केट नंबर वन, मार्केट नंबर टू। नाउ इन दिस केस लेट्स फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स। टी मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का तरीका सिंपल है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू है मार्केट नंबर वन में। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी एंड यू हैव दिस। इसको इक्वेट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट से, यू हैव दिस। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास मार्केट नंबर वन का निकल गया, उसी तरह इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी मार्केट नंबर टू की भी निकल जाएगी बाय द सेम मेथड। नाउ नेक्स्ट, अब इस केस में मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज बेसिकली पी टी आर माइनस टी सी, राइट? ये टी आर और टी सी दोनों मार्केट्स का अलग है, सो दिस इज देयर एंड दिस इज टी आर, ये मार्केट नंबर टू का, राइट? सो यू गेट द profits which are equal to this. So these are the profits that you get in a market. मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट्स है 99। अब डेड वेट लॉस भी निकाल लेते हैं। डेड वेट लॉस सी, इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। डेड वेट लॉस निकालने के लिए लेट्स मेक अ डायग्राम फॉर बोथ द मार्केट्स। दिस इज द प्राइस, राइट? तो ये डेड वेट लॉस इन मार्केट नंबर वन, डेड वेट लॉस इन मार्केट नंबर टू। प्राइस देख लेते हैं क्या है दोनों मार्केट्स का। 15 and 9, दिस इज 15 and 9, एंड फॉर मार्केट नंबर टू दिस इज 9 and 6। सो इसका अगर हम डेड वेट लॉस निकालें सो दैट विल बी, ये क्वांटिटी दोनों के केस में इक्वल ही होगी, बट इट इज कमिंग आउट टू बी, सो ये वाला क्वांटिटी हमें निकालनी पड़ेगी। सो इसके लिए लेट्स फाइंड द क्वांटिटी। मार्केट नंबर वन के लिए योर डिमांड इज 24 - QP। इसके लिए द 12 - 0.5 Q2। सो नाउ यू पुट P is equal to 6 is equal to 24 - 6, दैट इज 18। तो यहाँ पर क्वांटिटी 18 आ जाएगी, जहां पर योर डिमांड इज इक्वल टू दिस प्राइस, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है। सो इन दिस केस अगर आप Q2 निकालो यहाँ पर, so this will be 12 -
0.5 Q2. So you have 12. सो यहाँ पर 12 आ जाएगा. तो अब हमारे पास डेड वेट लॉस के लिए ये क्वांटिटीज भी हैं एंड वी हैव टू फाइंड दिस होल एरिया. अच्छा, ये क्वांटिटी कैसे निकाले? इफ समवन डिड नॉट गेट, ये डिमांड इज इक्वल टू योर एमसी. सो एट दिस पॉइंट योर डिमांड इज इक्वल टू योर एमसी. सो सिमिलरली अब ये एरियाज निकालने हैं. ये एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस इज दिस, हाइट इज दिस. 15 - 6 is your height. ये 15 की जगह P1 स्टार है. यू कैन राइट 15 बिकॉज यू हैव फाइंड. बेस तुम्हारा 18 - 9 है. सिमिलरली यू डू दिस फॉर दिस एंड हमने P2 स्टार लिखा है इस पे. सो जब हम सॉल्व करेंगे प्राइजेस लिखेंगे. P1 स्टार कितना रखेंगे? P1 star is 50 जो हमने फाइंड करा है. P2 star is your 9 and if you put the values you have the dead weight loss, it will come out to be this. तो इस वाले केस में जब मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहा है थर्ड डिग्री, so this is the profits and this is the dead weight loss. So let's compare. अच्छा, कंपैरिजन का कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज उसमें हमने एक ही डिमांड फंक्शन लिया था इन द ओल्ड केस. बट स्टिल लेट्स चेक व्हाट वाज द डिमांड फंक्शन. 100 minus q by 20. We'll keep that in mind. Let's see. This was a demand function. Okay, demand functions are different. Okay, so now next we move कि इसी वाले price discrimination में there is an another case. अब हम गवर्नमेंट मना कर देती है कि आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. अब इस केस में मोनोपोलिस्ट एक ही प्राइस सपोज करो चार्ज कर सकता है. सो वो कितना, कौन सा सिंगल प्राइस चार्ज करेगा? 50. सो दो मार्केट्स थी, मार्केट 1 और मार्केट 2. तो एक मार्केट में वो 15 चार्ज कर रहा था, दूसरी मार्केट में वो क्या चार्ज कर रहा था? हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया था? एम आर इज इक्वल टू एम सी का. लेट्स सी. 15 और 19 ये था ना. तो अब सपोज करो वो एक ही प्राइस चार्ज कर सकता है, तो उसने कौन सा प्राइस चार्ज करेगा? 15 करेगा, क्योंकि जैसे ही वो 9 करेगा इस वाली मार्केट में तो मार्केट नंबर 1 में तो उसको लॉस हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई व्हाट ही डज इज ही चार्जेस 15. इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज ओनली ये वाले जो लोग हैं ये तो कुछ बाय नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप P2 15 रख के देखोगे डिमांड फंक्शन में तो क्वांटिटी जीरो आएगी. तो ओनली दीज फर्म्स विल बाय. इस केस में हमारा अगर मैं डेड वेट लॉस निकालूं, देखो मार्केट 1 में उतना ही डेड वेट लॉस आएगा जितना पुराने केस में था. इस वाले केस में मार्केट नंबर 2 में अब क्या होगा? ये तुम्हारा डिमांड कर्व है, ये हमारा 6 था. यहाँ पर ये इंटरसेप्ट निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी 12. सो जीरो क्वांटिटी है. तो ये जो पूरा एरिया है इस केस में ये तुम्हारा डेड वेट लॉस मार्केट नंबर 2 का होगा. 1 का सेम रहेगा, 2 का डेड वेट लॉस बहुत बढ़ जाएगा. तो इसमें तुम्हारा डेड वेट लॉस इकोनॉमी का बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मोनोपोलिस्ट दूसरी मार्केट में, अगर उसको हम बोलते हैं आप सिंगल प्राइस पे सर्व करो, तो मोनोपोलिस्ट दूसरी मार्केट में ऑपरेट ही नहीं करेगा. अब दूसरा है कि अगर पॉसिबल हो कि दोनों मार्केट्स को यूनाइट कर दिया जाए, राइट, यूनाइटिंग द मार्केट्स बेसिकली, कि उसका जो टोटल डिमांड जो वो फेस कर रहा है दैट इज डिमांड फ्रॉम Q1 ब्लॉक ए एंड डिमांड फ्रॉम ब्लॉक 2. सो इस केस में व्हाट वी विल हैव इज वी हैव अ कंबाइंड डिमांड फंक्शन. And now in this case, monopolist will serve both the markets and he will have a P star Q star. और P star basically price discrimination possible नहीं है. एंड क्या पॉसिबल है कि दोनों मार्केट्स जो है उसको उसका जो प्रोडक्शन है वो साथ में हो पाए. तो इसके लिए सबसे पहले हम मार्केट डिमांड फंक्शन निकाल लेंगे विच इज नथिंग बट Q1 plus Q2. अब Q1 function is given by this, Q2 function is given by this, right? So if you find out the Q2, this addition, you get this. Just a minute. You get this function here. हमने कुछ नहीं करा, हमने बस ऐड करा है. So in this case, similarly, what you do is
you find the MR, you find the MC, you find the quantity. The quantity that it supplies is 50. However, इस केस में ये डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है कि वो मार्केट वन में कितना बेचेगा, मार्केट टू में कितना बेचेगा. ऑल दैट मैटर्स इज दोनों मार्केट्स जो है वो एक है, दोनों की इलास्टिसिटी ऑल दो अलग है, बट दोनों मार्केट्स जो है वो कंबाइन हो सकती हैं. अगर नहीं हो सकती देन दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल. और वो 11 प्राइस जो है वो चार्ज करेगा. इस केस में अगर आप प्रॉफिट्स निकालोगे तो वो कैलकुलेट कर लेना 75 आएगा. इस केस में अगर मैं डेड वेट लॉस निकालूंगी, सो डेड वेट लॉस इज दिस एरिया. ये मैंने कुछ नहीं करा, मैंने नॉर्मल डिमांड कर्व AR की जगह जो डिमांड कर्व निकाला था वो कंसिडर करा है. उसके बाद ये ट्राइंगल फाइंड आउट कर लिया. सो यू गेट द डेड वेट लॉस इन दिस केस एंड यू ऑल्सो हैव द प्रॉफिट्स इन दिस केस. यू नोटिस उस वाले केस में जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन थी तो प्रॉफिट्स वर कमिंग आउट टू बी 99. इन दिस केस प्रॉफिट्स हैव रिड्यूस्ड टू 75, राइट. So profits have reduced in this case because price discrimination is not possible and uniting the markets is possible. और अब जो हमने ये जो सिंगल इनपुट केस में करा था, यू कैन वन थिंग, यू कैन फाइंड प्रॉफिट्स इन दिस केस एज वेल, राइट. एंड कंपेयर द थ्री केसेस, व्हाट हैपेंस. सो हम मैंने एक कंपेयर करें. सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्राइस प्रॉफिट्स होते हैं जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है. सेकंड, अगर सिर्फ वो एक मार्केट को सर्व करता है और यूनाइटिंग द मार्केट्स इज नॉट पॉसिबल. और थर्ड, जब वो एक सिंगल प्राइस चार्ज करता है, ओनली सर्व वन मार्केट, इसमें यूनाइटिंग मार्केट्स इज पॉसिबल. तो यानी उसके लिए खुद ही ये प्रॉफिटेबल नहीं है कि अगर वो सिर्फ एक मार्केट को सर्व करे. उसके लिए बेटर है कि वो दोनों मार्केट्स को सर्व करे अगर यूनाइटिंग पॉसिबल है. बट मोस्ट ऑफ द सिचुएशन अगर अलग अलग लोकेशंस पे और हम इंडिपेंडेंटली Q1 और Q2 नहीं निकाल सकते तो हो सकता है यूनाइटिंग माइट नॉट बी पॉसिबल. सो दीज आर द things. This is the comparison. Likewise, you can also compare the deadweight loss in the three cases. This was the differentiation in prices according to the elasticity. Now we do differentiation according to some other criteria based on quantity. तो जो ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है उसको हम कम प्राइस चार्ज करेंगे, बल्क डिस्काउंट्स देंगे. और जो कम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है उसको हम ज़्यादा प्राइस देंगे. और ये अक्सर देखने को मिलता है. हम ये देखते हैं कि हम उसको ज़्यादा कम प्राइस कर देते हैं. बेसिकली आप जाओ, आप बोलो आप I will buy 500 units, then you might be given a lower price as compared to someone जो बिल्कुल ही एक या दो यूनिट्स खरीदना चाह रहा है. तो ये क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर वेरी कॉमन. इनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए यूज करा जाता है कंज्यूमर्स के बीच में. कैसे डिस्क्रिमिनेट, जैसे जो लो लो वैल्यू बायर है, राइट, तो उससे हम बेसिकली हम प्राइस ज्यादा लेते हैं. So in this case, let's see mathematically how this happens. This is known as second degree price discrimination. So इसका एक टाइप है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, विच इज एप्लीकेबल यूजुअली इन अम्यूजमेंट पार्क्स, जिसको हम बोलते हैं टू पार्ट टैरिफ. दिस इज नोन एज टू पार्ट टैरिफ. हम इसको समझेंगे. दिस इज अ टाइप ऑफ सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी डिस्काउंट्स, बट दिस इज वन एग्जाम्पल. ओके, अम्यूजमेंट पार्क्स में इस तरह की टू पार्ट टैरिफ विच इज अ टाइप ऑफ सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करी जाती है. सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फी स्ट्रक्चर. तो हम अम्यूजमेंट पार्क्स में यूजुअली क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि आप एंट्री फीस दो. एक सबसे पहले एक एंट्री फीस जो सबके लिए सेम है. इससे क्या होगा कि जो भी लो वैल्यू कस्टमर्स हैं, अब ये एंट्री फी बहुत कम रखी जाती है कि सब लोग आ जाए हमारे अम्यूजमेंट पार्क में. लेकिन एट द सेम टाइम अब कुछ ऐसे हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये कहते हैं कि आप एक बार अम्यूजमेंट पार्क में एंटर कर लिए, दैट इज लो प्राइस, बट वंस यू वांट टू टेक अ राइड, आप कोई भी झूला झूलना चाहते हैं तो उसका जो प्राइस देना पड़ेगा वो ज्यादा होगा. तो यानी कि P इंटू क्वांटिटी. सो बेसिकली व्हाट यू डू इज यू चार्ज अ फिक्स फी एंड यू चार्ज अ प्राइस, मार्जिनल प्राइस. बेसिकली एक राइड लोगे झूले की तो इतना प्राइस, दूसरी राइड लोगे तो उसके लिए अलग प्राइस. सो यू पे अ प्राइस फॉर एवरी यूनिट कंज्यूम्ड. अब इस केस में प्राइस, एवरेज प्राइस अगर हम निकालें, दिस इज द टोटल प्राइस यू पे. अगर हम एवरेज प्राइस निकालें,
तो इसको टी बाय क्यू करेंगे। टी बाय क्यू, पर यूनिट आप कितना प्राइस दे रहे हो। तो इसमें ए बाय क्यू इज बेसिकली, ए भी तो आप प्राइस पे कर ही रहे हो, तो इसको टोटल, दिस बिकम्स द एवरेज प्राइस। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो लोग क्वांटिटी ज्यादा परचेज कर रहे हैं, बेसिकली अंदर जाके झूले झूल रहे हैं, तो उनका जो प्राइस ये है वो कम है, उनका एवरेज प्राइस कम है, राइट। अब इससे क्या होता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अंदर जाके कोई झूले वूले नहीं झूलेंगे, तब भी हमने उनको कवर कर लिया, ए ले लिया उनसे। और उनका जो प्राइस है, अगर वो, इफ दे बाय ओनली वन राइड दे पे अ हायर प्राइस, सो दे आर बीइंग penalized for buying less. So in this case everyone will be, if they pay more, like ride more, because they have paid a fixed price to entry, then what will happen, it is good to buy more. नाउ इन दिस केस अगेन डिमांड फंक्शंस दोनों के सेम रहते हैं जो हमने एज्यूम करे हैं पहले। अब व्हाट वी डू इज वी, इन ऑर्डर टू फाइंड द प्राइस, सपोज, अब ये प्राइस का रूल क्या लगाएंगे। अब हमें पता है कि ये ए हमने एक एंट्री फी लेनी है, और पी हमने पर यूनिट का प्राइस लेना है। तो ये ए क्या चार्ज करे और ये पी क्या चार्ज करे। तो ऑथर कहता है लेट्स स्टार्ट बाय एनालाइजिंग, कि सपोज हम ये जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट जितना रखते हैं। सो अब ये दो तरह के कंज्यूमर्स थे, Q1 और Q2। एक कंज्यू दोनों से मार्जिनल कॉस्ट हम चार्ज करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये जो पहले तरह के कंज्यूमर्स हैं, ये कितनी क्वांटिटी लेंगे, और ये दूसरे तरह के कंज्यूमर्स हैं, ये इतनी क्वांटिटी। ये जो दूसरे तरह के कंज्यूमर्स हैं, ये लो वैल्यू कंज्यूमर्स हैं जिनकी वैल्यूएशन कम है, और ये हाई वैल्यू है, दैट्स वाई ये ज्यादा क्वांटिटी भी खरीद रहे हैं। अब क्या है कि दोनों से हम एक एंट्री फी चार्ज करना चाहते हैं। अब जो दूसरा रूल है कि ये ए किस अमाउंट की ले, ए हम ऐसे सेट करेंगे कि जो लो वैल्यू कंज्यूमर है उसका कंज्यूमर सरप्लस ले लो। तो दो कंज्यूमर्स है, ये हाई वैल्यू ये लो वैल्यू। लो वैल्यू कंज्यूमर्स का पहले कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। प्राइस हम कितना चार्ज कर रहे हैं हर राइड का, 6। अब ये जो इनका कंज्यूमर सरप्लस है अंदर आने का, दिस इज, हम उनसे एंट्री फी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उनसे उनका सारा सरप्लस पहले ही, उनके एंट्री करने से पहले ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन लो कंज्यूमर, लो इनकम, सो दैट ऑल आर सर्व्ड। हाई इनकम कंज्यूमर का क्यों नहीं हम चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि इन दैट केस जो लो वैल्यू कस्टमर्स है वो आ ही नहीं पाएंगे। सो हम सबसे पहले चूज करेंगे लो वैल्यू कंज्यूमर। ये यहाँ 12 आएगा। यहाँ पर जब आप इक्वेट कर रहे हो तो ये 12 आ रहा है, यहाँ पर आपने करा ना। सो ये एरिया क्या आएगा, 12 माइनस 6 इंटू 6। So you find out this. This is the consumer surplus of low value consumer. Now इसका जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, ए दैट इज 36, दैट इज द कंज्यूमर सरप्लस ऑफ लो वैल्यू कस्टमर, प्लस पर कस्टमर कितना प्राइस उसने दिया, हमने बोला मार्जिनल कॉस्ट जितना प्राइस रख दो, 6 इंटू क्यू। सो दिस बिकम्स द structure of the price that we charge from the consumer. In this case profits क्या आ जाएंगे, let's find out the profits। फर्स्ट वाले कस्टमर के लिए वो कितना प्राइस दे रहे हैं, 36 दे रहे हैं एंट्री फ्री, प्लस 6 पर यूनिट प्राइस दे रहे हैं, और क्वांटिटी कितना खरीद रहा है, 18। सेकंड तरह के कस्टमर ये प्राइस दे रहा है, टोटल 36 दोनों दे रहे हैं, और क्वांटिटी दोनों अलग अलग परचेज कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन देयर इलास्टिसिटीज एंड डिमांड फंक्शन। 6 इंटू 30, ये जो 30 है ये कौन सी क्वांटिटी है, 18 प्लस 12। सो दिस बिकम्स द प्रॉफिट अंडर सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो अब अगर इस प्रॉफिट को कंपेयर करो टू डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन थे, वो 99 था। उससे बहुत कम। तीनों प्रॉफिट से ये प्रॉफिट कम आ रहा है। और क्यों कम आ रहा है, क्योंकि सिंपल रीजन है कि हम कंज्यूमर सरप्लस भी उसका चार्ज कर रहे हैं जो लो वैल्यू कस्टमर है, और दूसरा हम प्राइस भी किसके इक्वल चार्ज कर रहे हैं, फॉर एवरी एडिशनल यूनिट दैट ही बाइज हम प्राइस भी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल चार्ज कर रहे हैं। तो इस रूल से जो प्रॉफिट्स हैं मोनोपोलिस्ट के, एक फायदा ये है कि कंपटीशन इंश्योर रहता है, P=MC इंश्योर रहता है, सब कस्टमर को हम सर्व कर पा रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट्स काफी कम रह रहे हैं।
अब मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, एक ऑप्टिमल टू टैरिफ स्ट्रक्चर लाएगा। तो वो कहेगा कि जब ऐसा स्ट्रक्चर है कि मुझे एक कंज्यूमर सर्व एक एंट्री फी चार्ज करनी है और एक प्राइस चार्ज करना है, तो अब मैं ऐसा प्राइस चार्ज करूंगा। मेरे पास एंट्री फी का तो कोई चॉइस नहीं है। एंट्री फी जो ए है वो तो सेम रहेगी, बट आई विल चूज माई प्राइस सच दैट माई प्रॉफिट्स आर maximized. So let's see how does the monopolist solve this problem now. तो सबसे पहले मोनोपोलिस्ट का एक प्रॉफिट फंक्शन बनाते हैं। इसमें क्या है, 2A, दोनों कस्टमर से ए अमाउंट तो ले रहे हैं, प्लस एक प्राइस पे वो Q1 भी सप्लाई कर रहा है और Q2 माइनस कॉस्ट भी करनी पड़ेगी। सो दैट मीन्स अब ये जो ए है इसका क्या रूल है, कंज्यूमर सरप्लस ऑफ द लो वैल्यू कस्टमर। सो अगर ये डिमांड है, यहाँ क्या था लो वैल्यू का 12 और ये 6 था, और यहाँ पर क्या था हमारा, ये क्वांटिटी कितनी बाय करा था, Q1 18, दिस वाज 18। बट हमें जनरलाइजेशन करनी है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। सो हाउ डू आई फाइंड माई ए इज नथिंग बट हाफ, ये जो इसका इंटरसेप्ट है लो वैल्यू इन कस्टमर का, दैट इज 12। सो यू नीड टू नो द मैक्सिमम विलिंगनेस ऑफ द लो इनकम कस्टमर। मार्जिनल कॉस्ट 6 है, तो ये ए की वैल्यू वी हैव। In this case, instead of 6, you will write C. Wait. So what is the consumer surplus in this case? And वो हम extract कर रहे हैं 12 minus C. C is basically the price that he will pay. Into quantity 18. But we will write Q2. क्वांटिटी तो हमने निकाली है ना, अभी हम जनरलाइज कर रहे हैं कि हम ऐसा सेटअप बेसिकली बना रहे हैं टू रिपीट सच दैट कि हम प्राइस एमसी के इक्वल नहीं चार्ज कर रहे हैं, हम एक अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो अगर हम अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो इसको पी बोल देते हैं, सी की जगह पी बोल देते हैं। तो इसमें ए की ये हमारे मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट होंगे 2 इंटू वट एवर इज द एंट्री फी, 2 इंटू वट एवर इज द एंट्री फी। ए हम क्या चार्ज कर रहे हैं, द कंज्यूमर सरप्लस ऑफ द लेस वैल्यू कस्टमर, प्लस पी माइनस सी, बेसिकली ये जो ओवर एंड अबव जो प्राइस के वो अर्न करता है। कितना क्वांटिटी सेल होती है, Q1 प्लस Q2, Q1 जो फर्स्ट कस्टमर लेता है, Q2 जो सेकंड। पहले वाले एग्जांपल में हमारा जो प्राइस सेट था वो सी के इक्वल था, तो ये पूरा जो एलिमेंट है वो मिसिंग था, राइट। और यहाँ पर जब हमने ए कैलकुलेट करा था तो ये जो 12 माइनस हमने पी करा है, इसकी जगह हमने 12 माइनस सी करा था। सो नाउ Q2 इसलिए बिकॉज दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस ऑफ द लो इनकम कंज्यूमर। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम प्रॉफिट फंक्शन में लगते हैं। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, हाफ इंटू 12 माइनस पी, दैट इज द प्राइस दैट वी विल चूज, इंटू Q2 प्लस पी माइनस सी। पी जो भी आप सेट करोगे, सी 6 दिया है, Q1 प्लस Q2। So now the thing is that you cannot write Q2 as 18 or 12. Why? Because now we are not assuming that price is equal to marginal cost. So ये Q2 हम क्या कहाँ से रखेंगे? There is a demand function that was given to us for Q2 which is 24 minus P1 and 24 minus 2P2 and 24 minus P1 plus 24 minus 2P2. You put these functions and you get an equation of profit. If you solve this nicely, you will get this equation. Now what you do is you differentiate it with respect to price. So if you do that, you will get 18 minus 2P is equal to 0. You will get price is equal to 9. So in this case, price
मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल नहीं पुट करेगा करेगा वो प्राइस इतना पुट करेगा. सो व्हाट वी ही विल डू इज, इन दिस केस एक प्राइस चार्ज होगा विच विल बी अबव मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है. अब ये जो लो इनकम कस्टमर है, ये 9 रुपी ले रहा है, अब ये किसकी कितनी डिमांड होगी, इसकी इतनी यूनिट्स वो डिमांड कर लेगा. उसी तरह हाई इनकम कस्टमर भी करेगा. अब इस केस में कंज्यूमर सरप्लस यानी वो जो एंट्री फीस है वो कितनी चार्ज करेगा, इतनी. तो हमने प्राइसिंग स्ट्रक्चर में क्या चेंज करा कि पहले हम क्या कर रहे थे, हम प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल पुट कर रहे थे, और हम बाकी सब जो सरप्लस है, बचा हुआ जो कंज्यूमर सरप्लस है, क्योंकि हम प्राइस कम ले रहे हैं, वो एज अ एंट्री फ्री एग्जैक्ट कर रहे थे. तो इसमें हमारी एंट्री फी बहुत ज्यादा थी पहले वाले केस में. अब हमने क्या करा, अपनी एंट्री फी जो है वो कम कर दी और प्राइस ज्यादा कर दिया. सो बेसिकली जो आपकी जो राइड्स है, एवरी राइड इज कॉस्टली नाउ एंड एंट्री फी इज कम. इन दिस केस, जस्ट लाइक व्हाट आई रिपीटेड एट द वेरी स्टार्टिंग, द ऑप्टिमम स्ट्रक्चर इज सच दैट कि हम पूरी मार्केट भी सर्व कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपना जो एंट्री फी है वो बहुत कम रखी हुई है. एंड एट द सेम टाइम हम जो प्राइजेस है, एवरी राइड फॉर एवरी राइड दे हैव टू पे अ हायर अमाउंट. पहले क्या हो रहा था, हम एंट्री फी बहुत ज्यादा ज्यादा ले रहे थे, और पर यूनिट हमने जो पर राइड जो प्राइस था वो बहुत कम रखा हुआ था. राइट. सो दिस इज द ऑप्टिमम टैरिफ. इससे क्या होता है, हमारे जो प्रॉफिट्स है, व्हाट वी सी इज, वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं. तो अब हमारे जो प्रॉफिट्स है वो कितने हैं, 81. अब एज कंपेयर जो बाकी सब पुराने थे, यहाँ पर देखते हैं थर्ड डिग्री, यहाँ पर इन दोनों से ज्यादा है ऑप्टिमम टैरिफ. सो इससे कब है, बेसिकली जब हम मार्केट्स को अलग अलग से सेगमेंट नहीं कर पाते. अगर कर पाएंगे तो बेस्ट है, यही है कि दोनों मार्केट्स में एम आर इज इक्वल टू एम सी करके हम ये प्राइस रखें. अगर मार्केट्स को सेगमेंट नहीं कर पा रहे, तो इन दोनों ऑप्शन से हमारे पास, मोनोपोलिस्ट के पास बेटर ऑप्शन क्या है, कि वो एक ऑप्टिमम टू पैरेट पार्ट टैरिफ जो है वो इम्प्लीमेंट करे. कुछ केसेस में इट इज पॉसिबल, एक सिंगल गुड में पॉसिबल नहीं है, अम्यूजमेंट पार्क्स के केस में पॉसिबल है, एंड देयर आर अ सर्टेन काइंड ऑफ गुड्स इन विच सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल. सो हम देख रहे थे ये प्राइस, अगर हम टैरिफ्स में पी इज इक्वल टू एम सी कर रहे थे एंड बाकी ए चार्ज कर रहे थे, तो प्रॉफिट्स बहुत फॉल कर रहे थे. सो दिस पॉलिसी इज एनी डे बेटर. यू कैन कंपेयर ऑल द पॉलिसीज. Now next topic that becomes, so whatever we have discussed till now is, हमने फर्स्ट डिग्री डिस्कस करा, लेकिन फर्स्ट डिग्री का प्रॉब्लम क्या है कि विलिंगनेस टू पे हर केस में हमें पता नहीं रहती. फिर हमने थर्ड डिग्री पता करा, जिसमें हम मार्केट्स को इलास्टिसिटी के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं. बट अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हो सकता है परमिशन ना मिले. परमिशन नहीं मिलेगी तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कि हम एक ही मार्केट को सर्व कर पाएंगे, ए या तो बी. दोनों मार्केट्स को सर्व नहीं कर पाएंगे, और हम हमेशा हाई वैल्यू कस्टमर्स की मार्केट को सर्व करेंगे, उससे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे. जो इसका सेकंड सॉल्यूशन क्या है, मार्केट्स को ए प्लस बी जो है कंबाइन कर सके, एक एक मार्केट बना सके, वो भी हो सकता है पॉसिबल ना हो. उसके बाद हमने सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा, जिसमें हमने इसका एक टाइप पढ़ा, बेसिकली क्वांटिटी जो ज़्यादा बाय करेगा उसको प्राइस कम देना पड़ेगा. इसके लिए हमने एक टू पार्ट टैरिफ पढ़ा, जिसमें दो पार्ट्स है, एक फिक्स कॉस्ट और एक प्राइस फॉर पर यूनिट. उसके बाद इसके विद इन हमने दो स्ट्रक्चर्स डिस्कस करे, एक जो बहुत ही नॉन ऑप्टिमम था, जिसमें हमने प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल करा था, प्राइस बहुत कम था लेकिन एंट्री फी बहुत ज़्यादा थी, उसको हमने रिप्लेस करा, कि हमने प्राइस को थोड़ा बढ़ाया और एंट्री फी जो कंज्यूमर सरप्लस जो हम चार्ज कर रहे थे वो कब कर दिया. सो बेसिकली वी रिप्लेस्ड इट विद द ऑप्टिमम टैरिफ स्ट्रक्चर. सो दिस इज ऑल द variants of perfect competition that we assumed. Now we move on to the next topic, that is regulation of a monopoly. Now, in this case, we discuss the particular case of a natural monopoly. वी डिस्कस अ पर्टिकुलर केस नेचुरल मोनोपोली, जहां पर कॉस्ट जो है वो फॉलिंग है. नेचुरल मोनोपोली क्या होता है, ये मैं लेक्चर नंबर 1 में आई हैव डिस्कस्ड इट, आई वोंट रिपीट इट. सो इन दिस केस योर एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ आर फॉलिंग, एंड दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग इज द डिमांड कर्व. अब इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है, अगर हम मोनोपोली प्राइजेस करें, बेसिकली अगर हम एम आर इज इक्वल टू एम सी करें इस केस में, सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, क्योंकि ए सी इज ग्रेटर देन एम सी. सो सपोज
सो बेसिकली इन दिस केस अगर हम एम आर प्राइसिंग करें, एम आर इज इक्वल टू एम सी, तो दैट इज नॉट रेगुलेशन, राइट? सो इन दिस केस नेचुरल मोनोपोली होकर वो मोनोपोली प्रॉफिट्स अर्न करे, बट गवर्नमेंट डज नॉट वांट दैट। गवर्नमेंट ने नेचुरल मोनोपोली सिर्फ इसी वजह से दी है क्योंकि बहुत सारी फर्म्स अगर प्रोड्यूस करेगी तो उसमें लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को बुलाती है या तो रेलवेज में एक फर्म को बुलाती है और बोलती है आपको हम मोनोपोली देते हैं, और इसलिए मोनोपोली नहीं दे रहे क्योंकि वी वांट यू टू अर्न प्रॉफिट्स, राइट? वी वांट यू टू गेट दिस मोनोपोली बिकॉज इस मोनोपोली का स्ट्रक्चर ही ऐसे है कि इसमें मोनोपोली होना ही अच्छा है। बट एट द सेम टाइम वी डू नॉट वांट द कस्टमर्स टू सफर any consumer loss, and we don't want that to happen. So that's why if I'm giving you a monopoly, I will also regulate that monopoly. अब उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि मोनोपोलिस्ट जो है वो कौन सा प्राइस चार्ज करेगा। इवन ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट वो मोनोपोली खुद ऑपरेट कर रही है, तो हमें डिसाइड करना है कि नेचुरल मोनोपोली जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं बनी, जो उसके नेचुरल नेचर की वजह से बनी है, तो उसमें क्या प्राइस चार्ज करना चाहिए। So in this case, we will discuss various policies that we have. First is the P is equal to MC rule. ये परफेक्ट कंपटीशन की तरह अगर हम इसमें प्राइसिंग कर दे तो प्रॉब्लम क्या है, P इज इक्वल टू MC, ये जो हमारा डिमांड कर्व है ये इक्वल है, तो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस आएगा वो PC आएगा। अब मार्केट प्राइस जब PC आएगा, इसमें अगर आप निकालो तो इसमें लॉसेस हो रहे हैं। तो अगर कोई भी चीज में देखो, गवर्नमेंट का रोल अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है पर लॉस भी तो नहीं है एट द सेम टाइम, तो इन दिस केस इट लॉसेस होंगे एंड इट विल नॉट ऑपरेट। दिस इज केस नंबर वन। केस नंबर टू इज that the next strategy that you have is charge different prices. So there will be a set of customers जिससे हम P is equal to MC charge करेंगे. It's okay, you charge, you have a loss of this, right? Now there would be another set of customers जिससे हम P1 चार्ज करेंगे. P1 in this case is this. तो जब हमने P1 चार्ज करा तो हमने Q1 जो है प्रोड्यूस करा, तो P1 और Q1 happens. Now in this case what is the cost of the firm? Just a minute. This is the AC. So these are the profits, right? Why? Because we are charging a price which is greater than your AC and FC. At the same time, from the next segment, from the low value customers, we will charge a price of P2. P2 will be charged such that P is equal to MC. इसमें हमारा कितना लॉस आया? This is the loss. Why this area is loss? Because हम first Q1 कस्टमर से P1 चार्ज करेंगे और हम नेक्स्ट Q2 माइनस Q1 कस्टमर से हम चार्ज करेंगे P2 लोअर प्राइस। तो ये जो बाकी Q1 यूनिट्स पे हम एक प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं विच इज इक्वल टू द रेड एरिया, एंड बाकी इतनी यूनिट्स पे हम एक लॉस इनकर करें विच इज इक्वल टू दिस एरिया। तो ये जो एडिशनल यूनिट्स है इनको सेल करने के लिए वी विल लोअर द प्राइस। दीज आर लो वैल्यू कस्टमर्स। अब इसमें कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे? बेसिकली सब्सिडीज दी जाती है लो इनकम कस्टमर्स को, राइट? इलेक्ट्रिसिटी पे वी हैव हर्ड, राइट? सो this is one strategy, and there are various strategies which the government takes in order to give subsidy. एक सेगमेंट से प्रॉफिट और दूसरे सेगमेंट से लॉस। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली। अब ये दोनों रेगुलेशन के अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम मोनोपोलिस्ट से उसका एवरेज कॉस्ट चार्ज कर ले। सो दिस इज योर AR, this is your AC. In this case, you charge this. So you charge this price. अब इसमें क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस।
अब ये सिचुएशन बहुत ही आइडल लगती है, पर ये सिचुएशन आइडल नहीं है। व्हाई इट इज नॉट आइडल, द सिचुएशन इज नॉट आइडल? बिकॉज इन दिस केस मोनोपोलिस्ट हैज एन इंसेंटिव कि वो दिखाए कि मेरा एवरेज कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है। और वो क्या करेगा? वो एवरेज कॉस्ट बढ़ाने के लिए ऐसी चीजों में खर्चा करेगा जो उसके खर्चे एक्चुअली नहीं है। जस्ट अ मिनट। So next we move on to the mathematical part of the third regulation. So we were saying that this is the third kind of regulation, that P is equal to the government might set price is equal to average cost. Now obviously, just a minute. Now obviously if price is set to average cost, फर्म का प्राइस पे तो कुछ कंट्रोल नहीं है, लेकिन एवरेज कॉस्ट पे है। अगर फर्म ज़्यादा कैपिटल लगाए तो उसका जो AFC है वो बढ़ जाएगा। AFC बढ़ने से एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा और जो प्राइस वो ले पाएगी दैट विल बी ग्रेटर, राइट? सो दिस इज वन थिंग दैट द फर्म माइट डू। बट ये चीज़ इंश्योर करने के लिए, जब ये कंडीशन इंश्योर करने के लिए, नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल द फर्म दैट यू अर्न अ प्राइस इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। तो ये जो इसमें रेगुलेशन होती है, ये कैपिटल के रिटर्न पे रेगुलेशन होती है। सो लेट्स सी हाउ इट हैपन्स मैथमेटिकली। So in this case, the output that the firm produces is given by this production function. फर्म का जो प्रॉफिट है दैट इज गिवन बाय दिस। तो नो मैटर जब फर्म ये मैक्सिमाइज करती है प्रॉफिट्स, नो मैटर इट इज़ अ मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन, हमारा जो कैपिटल यूटिलाइजेशन और लेबर यूटिलाइजेशन की कंडीशंस है वो नहीं चेंज होती। यानी जब परफेक्ट कंपटीशन है तब भी कैपिटल यूटिलाइजेशन की ये कंडीशन आएगी, और मोनोपोली है तब भी वो इतना ही कैपिटल या लेबर ऐसे ही फाइंड करेगा। इससे के स्टार आ जाएगा हमारा, और इससे हमारा एल स्टार आ जाएगा। सो हम एक तरह से यहाँ पर ये देखते हैं कि फर्म वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मार्केट में अवेलेबल है उससे कंपेयर कर रही है, राइट? एंड वैल्यू ऑफ लेबर को, बेसिकली वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को इट इज़ कंपेयरिंग टू द वेज रेट इट इज़ गिविंग इन द मार्केट। सो उन दोनों इनपुट से जो रिटर्न्स मिल रहे हैं, इट इज़ कंपेयरिंग दोज रिटर्न्स टू द प्राइस दैट इट इज़ पेइंग फॉर दोज इनपुट्स। अब आगे बढ़ने के लिए रेगुलेशन लगाने के लिए फर्म किस चीज़ पे रेगुलेशन लगाती है? हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहती है कि नाउ यू आर अर्निंग सर्टेन रिटर्न्स ऑन कैपिटल। लेट्स से द रिटर्न्स ऑन कैपिटल आर गिवन बाय एस। नाउ यू कैनॉट अर्न रिटर्न एनी रिटर्न्स ऑन कैपिटल ग्रेट just greater than or equal to S bar. So profits, what are profits? Profit are essentially returns on capital. So instead of telling that you charge this much price, गवर्नमेंट प्रॉफिट्स पे एक लिमिटेशन लगाती है, और वो लिमिटेशन ये है कि आप कैपिटल पे एस बार से ज़्यादा रिटर्न नहीं अर्न कर सकते। अब ये जो कैपिटल पे जो रिटर्न्स है इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल, कोई भी फर्म अगर के अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज़ कर रही है तो उसका रिटर्न ऑन कैपिटल becomes this. This is the return, actual return on capital. So basically जितना marginal product बचा लेबर की पेमेंट्स निकाल के अपॉन जितने यूनिट्स है, ये दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द एक्चुअल रिटर्न ऑन कैपिटल। अब what the government is doing regulation में, it is saying that the actual return that you earn on capital, just a minute, the return that you earn on capital has to be less than equal to S bar। अब फर्म तो चाहेगी अपना रिटर्न मैक्सिमाइज करना, तो वो क्या आएगी? S इज इक्वल टू S बार, गिव मी दिस रिटर्न। सो नाउ लेट्स पुट दिस कंडीशन और say S is equal to S bar। So in this case what will happen is, let's put this condition। S का फॉर्मूला क्या हमने अभी डिराइव करा? I told you the formula, S has to be less than equal to S bar, right? So
कुछ मैनिपुलेशंस करके देखेंगे तो सो दैट मीन्स इसको यहाँ ले आएंगे. सो दिस बिकम्स द कंस्ट्रेंट. Why? This constraint is coming from where? This condition. That return on capital. और ये चीज हम क्यों इंश्योर कर रहे हैं? This is insured to ensure this. अब डायरेक्टली प्राइस पे कंट्रोल लगाना बहुत मुश्किल है, सो दैट्स वाई रिटर्न ऑन कैपिटल पे हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं. सो नाउ उसके बाद लग्रांजियन लगाते हैं. आप फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फंक्शन ये है, ये जो ऊपर वाला ये है रेड वाले में, प्लस ये जो लैम्डा आपको दिख रहा है ये कंस्ट्रेंट है with basically subject to the regulation. Now in this case lambda जीरो का मतलब क्या है कि फर्म सिंपली अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर रहा है. दैट मीन्स रेगुलेशन इज नॉट देयर. लैम्डा वन का मतलब क्या है? लैम्डा अगर हम वन पुट करते हैं, जस्ट मिनट, लैम्डा अगर हम अगेन आई हैव टू, अगर लैम्डा वन पुट करते हैं तो ये लग्रांज रिड्यूसेस टू दिस, राइट. सो जब रिड्यूस होता है तो इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो दैट इसका सॉल्यूशन निकलता है फॉर एस बार ग्रेटर देन वी. बेसिकली अगर हम फर्म को एक ऐसा रिटर्न दे रहे हैं विच इज ग्रेटर देन द मार्केट प्राइस ऑफ कैपिटल, विच हैज़ टू बी ट्रू फॉर फर्म टू ऑपरेट, देन इस सिचुएशन में सॉल्यूशन विल बी के इज इक्वल टू इन्फिनिटी. फर्म विल वांट टू अर्न, want to employ infinite amount of capital अगर lambda is equal to 1 है. अब हम Lagrange solve करेंगे when lambda is between 0 to 1. In this case what happens is, सबसे पहले L के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम देखते हैं सेम कंडीशन आती है जो विदाउट रेगुलेशन आती है. K के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम देखते हैं देयर इज अ चेंज इन द कंडीशन. इफ यू कैन सी दिस कंडीशन, आप देखोगे v माइनस समथिंग है. तो पहले क्या आ रहा था जब हमारे पास कोई रेगुलेशन नहीं था, सिर्फ पी एफ के इज इक्वल टू वी आ रहा था. अब माइनस समथिंग आ रहा है. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हेयर इज कि हमारी कंडीशन में चेंज आ रहा है. अब हम ये देखते हैं इक्विलिब्रियम में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, वैल्यू ऑफ एमपी की, इज लेस देन जो वो कॉस्ट पे कर रही है, इज लेस देन वी. पहले वाले केस में इक्वल टू वी. तो अब जब ये फॉल कर रहा है तो यानी कि इस केस में फर्म रेगुलेशन के केस में कैपिटल ओवर यूज करिए, कैपिटल की क्वांटिटी बढ़ जाती है, देयर इज ओवर कैपिटलाइजेशन. तो हमने मैथमेटिकली देखा कि कैसे जब हमने फर्म को रेगुलेट करा तो उससे ओवर कैपिटलाइजेशन होती है. तो दिस लीव्स अस विद द लास्ट टॉपिक कि क्या इसका मतलब ये है कि जो मोनोपोली है, अगर नेचुरल मोनोपोली भी हम उसको रेगुलेट भी कर रहे हैं, सो मोनोपोली इज इज इट इंट्रिंसिकली बैड? वाई? बिकॉज हमने देखा प्राइजेस ज़्यादा हैं, मिस एलोकेशन हो रही है, डेड वेट लॉस होता है. तो शुम्पीटर कम्स इन और वो कुछ मोनोपोली के डायनामिक बेनिफिट्स की बात करते हैं. सो शुम्पीटर सेज दैट इनो इनोवेशन अगर हमें चाहिए सोसाइटी में, वी डू नीड मोनोपोली. जब तक मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट्स नहीं अर्न करेंगे, व्हाई वुड दे इनोवेट? सेकंड, जब मोनोपोलिस्ट आता है मार्केट में तो उसको कुछ एड्स करने की जरूरत नहीं पड़ती. हम देखते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो हमारी कोलगेट है, पेप्सी है, इनकी कितनी एड्स आती है, कितना एक्सपेंडिचर जो होता है वो एड्स में आता है. पर मोनोपोलिस्ट के केस में ये खर्चा बच जाता है. थर्ड, कि मोनोपोलिस्ट काफ़ी सर्टेनिटी होती है, सारी जो डिमांड है इट इज़ फुलफिल्ड बाय द मोनोपोलिस्ट. सो काफ़ी सर्टेनिटी रहती है मार्केट में, एंड दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मोनोपोलिस्ट. बट हाउएवर दे नीड टू बी कंपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ द मोनोपोलिस्ट. कॉस्ट में क्या है? एक तो डेड वेट लॉस होता है और सेकेंड रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर्स टू producers. So this actually finishes your course on monopoly. Next, you can practice the problem questions and the past years. Uh, this will finish your monopoly. So this is all that is there in the monopoly in the Snyder. Thank you.